नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का चैनल प्रेपनोवा में। दोस्तों, आधुनिक भारत इतिहास के एमसीक्यूज की सीरीज में आज जो हम टॉपिक कवर करने जा रहे हैं ये है गवर्नर जनरल और वाइसराय। 50 एमसीक्यूज की वीडियो रहने वाली है जिसमें डिटेल में डिस्कस किया जाएगा सभी गवर्नर्स के बारे में, उन्होंने क्या क्या अपने योगदान दिए और किस गवर्नर के शासनकाल में क्या इंपॉर्टेंट काम हुआ था। दोस्तों, 1773 ईस्वी में जो भारत रेगुलेटिंग एक्ट आता है उसके तहत बंगाल का जो गवर्नर था उसका नाम गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कर दिया जाता है। फिर 1833 के चार्टर एक्ट में ये नाम बदल देते हैं और गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया नाम से पूरे भारत के लिए गवर्नर जनरल बना देते हैं। देन फिर 1857 की क्रांति होती है, उसके बाद जो शासन है वो कंपनी का क्राउन के हाथों में चला जाता है और क्राउन के हाथों में जाने के बाद 1858 का भारत शासन अधिनियम आता है जिसमें ये जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया पद था इसको समाप्त करके अभी वायसराय का पद दे दिया जाता है। ठीक है, तो चलिए इन्हीं की सीरीज में हम आगे अभी ये चीज पढ़ेंगे और बिना किसी देरी के हम अपना क्वेश्चन शुरू करें। उससे पहले मैं चाहूंगी कि आप एक बार हमारे चैनल प्रेपनोवा की प्लेलिस्ट में जाएं और वहां पे जो अपलोडेड वीडियो है जिसको कि हम एक टॉपिक्स को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट करके ये बना रहे हैं ताकि आपको मतलब अच्छे से समझ में आए। जैसे हमने एक टॉपिक में कवर किया रेगुलेटिंग एक्ट को, एक में हम गवर्नर जनरल को कवर करेंगे इस तरीके से, तो आप फिर जब एमसीक्यूज को करेंगे तो आपको ये बहुत ही बेनिफिशियल रहने वाला है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की वीडियो। क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नंबर 1, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 द्वारा गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल का पद सृजित किया गया। तो दोस्तों ये सही है। इस अधिनियम के अंतर्गत गवर्नर जनरल की सहायता के लिए 4 सदस्यीय परिषद का गठन किया जाता है। तो ये भी आपका स्टेटमेंट इसमें ट्रू है। गवर्नर जनरल परिषद के निर्णय को किसी भी स्थिति में निरस्त नहीं कर सकता था। तो ये स्टेटमेंट इसका रॉन्ग है। तो ऑप्शन हमारे सही हुए केवल 1 और 2। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित अधिनियम को कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। 1, चार्टर एक्ट 1833, रेगुलेटिंग एक्ट 1773, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, पिट्स इंडिया एक्ट 1784। तो इसके ऑप्शन है 2, 4, 1, 3। तो ये दोस्तों क्योंकि इसमें तो ऑलरेडी मैं यहाँ पे नाम मेंशन कर रखी हूँ, डेट ईयर मेंशन की हुई है, तो आपको ये क्रोनोलॉजी में मैच करने में कोई बहुत दिक्कत नहीं आने वाली। देन क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने पहली बार गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के पद का सृजन किया था। तो दोस्तों हमने पढ़ा था कि 1773 से लेकर के और 1833 का जो चार्टर एक्ट आता है तब तक क्या पद रहा, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। उसको खत्म करके बनाया गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, यानी कि किस एक्ट में, चार्टर एक्ट 1833 में। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 है ऑप्शन 1, वारेन हेस्टिंग्स प्रथम गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, विलियम बेंटिक प्रथम गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, लॉर्ड कैनिंग प्रथम वाइसराय। तो दोस्तों इसके ऑप्शन तीनों ही सही हैं क्योंकि जब 1773 की रेगुलेटिंग एक्ट में गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल का पद बना तो विलियम वारेन हेस्टिंग्स जो थे ये प्रथम गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बनते हैं। देन 1833 का चार्टर एक्ट आता है और ये पद समाप्त करके गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया का पद बनाया जाता है। उसमें जो पहले गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बनते हैं दैट इज लॉर्ड विलियम बेंटिक। एंड देन 1858 का जो भारत शासन अधिनियम आता है उसके बाद ये पद समाप्त करके अभी बना दिया जाता है वायसराय। तो ये वायसराय का जो पद है ये सबसे पहला मिला लॉर्ड कैनिंग को। क्वेश्चन नंबर 5, स्टेटमेंट्स ए, प्रत्येक गवर्नर जनरल वायसराय भी था। तो दोस्तों प्रत्येक गवर्नर जनरल वायसराय नहीं था क्योंकि वायसराय का पद कब आया, 1858 में। देन प्रत्येक वायसराय गवर्नर जनरल भी था, हाँ ये बिल्कुल ट्रू है। गवर्नर जनरल और वायसराय दो पूर्णतः भिन्न पद थे, नहीं। वायसराय का पद रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा सृजित किया गया था, नो दैट इज सृजित, ये कब हुआ था, 1858 के एक्ट बाद। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में कंपनी के व्यापारिक स्वरूप की अपेक्षा उसके राजनीतिक स्वरूप को अधिक सुदृढ़ किया। दोस्तों क्वेश्चन को हमेशा ध्यान से पढ़ोगे, कंपनी के व्यापारिक स्वरूप की अपेक्षा किसको किया, उसके राजनीतिक स्वरूप को, मींस उन्होंने कंपनी के राजनीतिकीकरण पर ज्यादा जोर दिया। तो वो कौन थे, लॉर्ड वेलेजली, लॉर्ड वेलेजली। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नंबर 1, पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के द्वारा बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना की गई।
दो, इस अधिनियम के बाद कंपनी के वाणिज्यिक और राजनीतिक कार्यों में पृथक्करण को स्थापित किया गया। दोस्तों 1784 में जो पिट्स इंडिया एक्ट आता है उसके तहत सबसे पहले तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना की जाती है। बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना किसके लिए की जाती है? जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल थे उनकी प्रशासन में उनकी हेल्प के लिए, मतलब इसमें ये इनका वो होता है कार्यकारी प्रशासन जो होता है उसके लिए इनकी सदस्यों की नियुक्ति की जाती है, जो कि गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को अपना रिपोर्ट्स देते हैं और उसके प्रशासन में मतलब हेल्प करते हैं ओवरऑल। तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना की गई पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के द्वारा। और जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स का पद था जो कि पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में, उसको समाप्त नहीं करते लेकिन एक और ऐड कर देते हैं बोर्ड ऑफ कंट्रोल को। अब जो ये संस्था थी ये पहले की तरह ही काम कर रही होती है और कंपनी के व्यापारिक मामलों का संचालन करती है। इसके ऑप्शन सही है क्वेश्चन सी, एक और दोनों। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल के समय में कंपनी का शासन समाप्त हुआ? ए लॉर्ड डलहौजी, बी लॉर्ड कैनिंग, सी लॉर्ड एल्गिन, डी लॉर्ड लॉरेंस। तो दोस्तों लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में कंपनी का जो शासन है ये समाप्त हो जाता है और 1858 का भारत शासन अधिनियम आता है और लॉर्ड कैनिंग प्रथम वायसराय बनते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन सा सही काल अनुक्रम है? नंबर 1 परमानेंट सेटलमेंट। तो दोस्तों परमानेंट सेटलमेंट की जो परिकल्पना थी ये किसके द्वारा लाई गई थी? ये लाई गई थी लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा, परमानेंट सेटलमेंट। लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा ये लाई गई थी 1793 में। देन फिर आती है सब्सिडरी अलायंस। तो सब्सिडरी अलायंस किसके द्वारा लाई गई थी? लॉर्ड वेलेज़ली के द्वारा। और डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स लाई जाती है लॉर्ड डलहौजी के द्वारा। एंड हथी प्रथा लाई जाती है लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा 1829 में। और लॉर्ड डलहौजी के द्वारा जो ये लेकर के आते हैं तो जी 1848 में लेकर के आते हैं डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स को, और लॉर्ड वेलेज़ली 1798 में लाते हैं। तो अभी हमें इन्हें क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में सेट करना है। तो सबसे पहले आएंगे लॉर्ड कॉर्नवालिस, देन फिर लॉर्ड वेलेज़ली, यानी कि 1 2 4 3। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के परिणाम स्वरूप गवर्नर जनरल के ब्रिटिश सम्राट का प्रतिनिधि बनाया गया? किस अधिनियम में गवर्नर जनरल का जो पद था उसे वायसराय का नाम दिया गया? तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 में। क्वेश्चन नंबर 11, चार्टर एक्ट 1833 के बाद बंगाल का गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कहलाने लगा। 2, इस अधिनियम ने मद्रास और बंबई की विधायी शक्तियों को समाप्त कर दिया। 3, इस अधिनियम ने ईस्ट इंडिया कंपनी की वाणिज्यिक गतिविधियों को समाप्त कर दिया। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर है, सबसे पहले बात करें स्टेटमेंट की तो चार्टर एक्ट 1833 आते हैं, उसके बाद बंगाल का जो गवर्नर था उसे गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कहा जाने लगा था। तो ये ऑप्शन आपका ट्रू है। देन इस अधिनियम ने मद्रास और बंबई की विधायी शक्तियों को समाप्त कर दिया था। तो मद्रास और बंबई की जो विधायी शक्तियां थी उनको समाप्त कर दिया था और पूरे ब्रिटिश भारत के लिए कानून बनाने का अधिकार अब कौन ले सकता था? गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया ले सकता था। तो ये भी स्टेटमेंट ट्रू है। देन स्टेटमेंट 3 आती है कि इस अधिनियम ने ईस्ट इंडिया कंपनी की वाणिज्यिक गतिविधियों को समाप्त कर दिया था। तो ये भी स्टेटमेंट ट्रू है। अब कंपनी केवल चाय और चीन के साथ ही जो व्यापार है वो कर सकती थी, और बाकी जो
ये था 1830 सॉरी 1803 में ही पहले ही देखो इसको समझते हैं। 1813 का जो चार्टर एक्ट आता है उसमें क्या होता है कि कंपनी के जो व्यापारिक अधिकार थे उसको समाप्त कर दिया जाता है और इन अधिकारों में केवल 2 अधिकार कंपनी के पास बचते हैं, एक चाय का और एक चीन के साथ व्यापार का। लेकिन फिर 1833 का जो एक्ट आता है उसमें ईस्ट इंडिया कंपनी के सभी वाणिज्यिक अधिकारों को समाप्त कर दिया जाता है और केवल क्या रह जाता है, वो एक प्रशासनिक संस्था बन के रह जाती है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन सही है हमारा डी, सभी ऑप्शंस इसके ठीक हैं। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में भारत प्रशासन में योग्यता के आधार पर नियुक्ति यानी कि मेरिट प्रिंसिपल की जो अवधारणा थी उसको पहली बार वैधानिक मान्यता मिलती है? तो दोस्तों ये मिलती है लॉर्ड विलियम बेंटिक के शासनकाल में। चूंकि लॉर्ड विलियम बेंटिक का टाइम पे कौन सा एक्ट आता है, 1833 का एक्ट आता है और इस अधिनियम में स्पष्ट किया जाता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी की सेवाओं में जो भी नियुक्ति होगी वो धर्म, जाति, जन्मस्थान या रंग भेद के आधार पर रोकी नहीं जाएगी, बल्कि योग्यता यानी मेरिट के आधार पर उसको अवसर प्रदान किए जाएंगे। और ओपन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की भी जो परंपरा थी वो इस एक्ट में शुरू नहीं होती है, लेकिन फिर भी भारतीय सिविल सेवा में ये एक बड़ा मतलब योगदान माना जाता है इसमें कि इसमें योग्यता के आधार पर नियुक्ति की अवधारणा मिलती है। चूंकि अब क्या है, भारतीयों को मौका मिल रहा है इसमें जाने का। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने पहली बार गवर्नर जनरल की काउंसिल में एक विधि सदस्य यानी लॉ मेंबर को शामिल करने का प्रावधान किया? तो दोस्तों गवर्नर जनरल की काउंसिल में एक लॉ मेंबर का जो सिलेक्शन है वो होता है चार्टर एक्ट 1833 के थ्रू। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। 1 लॉर्ड कॉर्नवालिस परमानेंट सेटलमेंट, लॉर्ड वेलेजली फोर्ट विलियम कॉलेज, लॉर्ड विलियम बेंटिक इंग्लिश एजुकेशन रिजोल्यूशन। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14 में सबसे पहले बात करें लॉर्ड कॉर्नवालिस की, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस का टाइम परमानेंट सेटलमेंट, ठीक है। उसके बाद है लॉर्ड वेलेजली फोर्ट विलियम कॉलेज। तो जो दोस्तों फोर्ट विलियम कॉलेज जो थी इसकी स्थापना कब हुई थी, 1800 ईस्वी में और ये हुई थी 1793 में। और बेंटिक के काल में हुआ था इंग्लिश एजुकेशन रिजोल्यूशन, या जो उन्होंने सती प्रथा, ये सारे का मतलब इसी में किए थे 1829। ठीक है, ये भी ध्यान में रखना आप। तो इसके ऑप्शंस भी तीनों ही ठीक हैं, युग्म आपस में मिले हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल के समय चार्टर अधिनियम द्वारा भारत के लिए एक केंद्रीकृत विधायिका की व्यवस्था की जाती है? किस गवर्नर जनरल के समय चार्टर अधिनियम द्वारा भारत के लिए एक सेंट्रलाइज बनाई जाती है असेंबली? तो लेजिस्लेटिव असेंबली किसमें बन रही है विधायिका? क्वेश्चन नंबर 15, ऑप्शंस हैं वॉरेन हेस्टिंग्स, बी लॉर्ड कॉर्नवालिस, सी लॉर्ड विलियम बेंटिक, डी लॉर्ड डलहौजी। दोस्तों इसका आंसर है लॉर्ड विलियम बेंटिक। लॉर्ड विलियम बेंटिक के शासनकाल में 1833 ईस्वी का जो चार्टर एक्ट आता है उसमें लेजिस्लेटिव सेंट्रलाइजेशन की बात की जाती है 1833 के चार्टर एक्ट के तहत। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16, स्टेटमेंट 1, लॉर्ड वेलेजली ने सब्सिडियरी अलायंस की नीति को अपनाया। 2, इस नीति के अंतर्गत भारतीय राज्यों को अपनी विदेश नीति पर पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त थी। स्टेटमेंट 3, इस नीति के अंतर्गत ब्रिटिश सेना का व्यय संबंधित राज्य को वहन करना पड़ता था। तो दोस्तों स्टेटमेंट 1 की बात करें तो ये ट्रू है, लॉर्ड वेलेजली ने सब्सिडियरी अलायंस की जो नीति थी इसको अपनाया था। मतलब ये 1798 से 1805 इसकी टाइम पीरियड के बीच में ही अपनाया। इसको एक हिंदी में अगर कुछ लोग देख रहे होंगे वीडियोस तो हिंदी में इसे सहायक संधि के नाम से जाना जाता है। लॉर्ड वेलेजली ने इसके माध्यम से जो ब्रिटिश साम्राज्य था उसका प्रभाव भारतीय रियासतों पर बहुत तेजी से बढ़ा। स्टेटमेंट है, इस नीति के अंतर्गत भारतीय राज्य को अपनी विदेश नीति पर क्या मिली, पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त हुई। तो ये स्टेटमेंट जो है ये गलत है, क्योंकि इस नीति के अंतर्गत भारतीय शासकों को विदेश नीति की स्वतंत्रता
नहीं थी, बल्कि वो किस केस में थे? ब्रिटिश सरकार की पूर्व अनुमति के बिना ना तो किसी संधि, युद्ध या कूटनीतिक संबंध, मतलब कुछ भी वो स्थापित नहीं कर सकते। टोटली कंट्रोल किसका था? ब्रिटिश जो गवर्नमेंट थी उनका था। इस नीति के अंतर्गत ब्रिटिश सेना का व्यय संबंधित राज्य को वहन करना पड़ता था। ये ट्रू है। सहायक संधि जब लाते हैं लॉर्ड वेलेजली, तो इसमें ये एक बात लेके आते हैं कि जिस जिस राज्य में ब्रिटिश सेना को तैनात किया जाएगा, तो उसका जो टोटल व्यय है, मतलब उसका एक्सपेंडिचर है, वो राज्य ही वहन करेगा। और अगर मान लीजिए कोई राज्य इसको नहीं कर पाता है वहन, तो वो क्या करेंगे, फिर उसके क्षेत्र ब्रिटिश जो है वो कब्जा कर लेंगे इस पे। तो इसी तरह से धीरे धीरे जो रियासतें थी हमारी, वो धीरे धीरे अंग्रेजों ने सहायक संधि के थ्रू क्या किया, ब्रिटिश नियंत्रण में लेना शुरू कर दिया था। तो इसका ऑप्शन सही है, ऑप्शन 1 और 3। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स के अंतर्गत विलय नहीं किया गया था? ए सतारा, बी झांसी, सी नागपुर, डी अवध। तो दोस्तों डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स की जो नीति थी, ये कौन लेके आते हैं? डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स आते हैं लॉर्ड डलहौजी लेके आते हैं इसे, यानी कि व्यक्तिगत का सिद्धांत। इसमें क्या था कि जो गोद लेने वाले बच्चे थे वो इसके उत्तराधिकारी नहीं हो सकते थे। और इसका जो ऑप्शन है विकल्प सतारा इस नीति के अंतर्गत विलय किए जाने वाला क्या था? फर्स्ट स्टेट था। 1848 में सतारा को व्यक्तिगत नीति के तहत या डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स के अंतर्गत विलय किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 2, ऑप्शन बी झांसी को करते हैं 1854 में, और उसके बाद नागपुर को करते हैं 1853 में। अवध जो है, अवध क्या थी? एक रियासत थी रजवाड़ों की। अवध मतलब रियासतें तो ये भी थी, लेकिन अवध का विलय डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स के तहत नहीं होता, बल्कि किसके तहत होता है? कुशासन की नीति के तहत अवध का विलय करते हैं। ठीक है, कुशासन, जो अवध के राजा थे उन पे कुशासन का आरोप लगा करके ये इसको शामिल कर लेते हैं ब्रिटिश के अंदर। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। लॉर्ड डलहौजी ने रेलवे, डाक एवं टेलीग्राफ के विकास को प्रोत्साहन दिया। डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स भी उनके प्रशासन की प्रमुख नीतियां थी। 3 1857 का विद्रोह उनके कार्यकाल में होता है। तो दोस्तों जो लॉर्ड डलहौजी का शासनकाल जाना जाता है वो प्रशासनिक सुधारों के लिए जाना जाता है। लॉर्ड डलहौजी ने सबसे पहले तो भारत में आधुनिक परिवहन और संचार व्यवस्था को जन्म दिया था, मतलब रेलवे लेके आए, संचार व्यवस्था में डाक और टेलीग्राफ को लेके आए। तो स्टेटमेंट ट्रू है। डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स उन्हीं की प्रमुख नीति थी, ये स्टेटमेंट भी सही है। दोस्तों आपने पढ़ा होगा कि 1853 में प्रथम रेल चलती है। बॉम्बे टू ठाणे। और 3 है 1857 का विद्रोह, भी उनके ही कार्यकाल में हुआ था। तो स्टेटमेंट 3 जो है ये गलत है, क्योंकि जब 1857 का विद्रोह हुआ था तो उस समय जो वायसराय थे वो कौन थे? गवर्नर जनरल थे, वो थे कैनिंग। तो इसके ऑप्शंस 1 और 2 ठीक हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में मैकालेज मिनट के आधार पर अंग्रेजी शिक्षा नीति को स्वीकार किया गया था? ऑप्शन ए लॉर्ड कॉर्नवालिस, बी लॉर्ड विलियम बेंटिक, सी लॉर्ड डलहौजी, डी लॉर्ड ऑकलैंड। तो दोस्तों लॉर्ड विलियम बेंटिक के काल में जो मैकालेज मिनट के नाम से आई थी इंग्लिश एजुकेशन रेजोल्यूशन, इसको स्वीकार किया जाता है। इसके तहत क्या था कि थॉमस बाइबिंगटन मैकाले ने 1835 में, किसमें? 1835 में अपना एक प्रसिद्ध मैकाले मिनट प्रस्तुत किया था। ये कब हुआ था? 1835 में। इसके आधार पे उन्होंने जो अंग्रेजी शिक्षा की नीति थी उसको
अंग्रेजी भाषा को ज्यादा प्राथमिकता दी सरकार ने उच्च शिक्षा के लिए। इस नीति का उद्देश्य क्या था? पाश्चात्य जो शिक्षा थी उसका प्रचार प्रसार करना और ऐसे भारतीय वर्ग को तैयार करना था जो अंग्रेजी प्रशासन और भारतीय समाज के बीच सेतु का काम कर सकता था। क्वेश्चन नंबर 20, चार्टर एक्ट 1853 के तहत निम्न में कौन से कथन सही हैं? ए, इसने ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में व्यापारिक एकाधिकार पूर्णतः समाप्त कर दिया। बी, इसने गवर्नर जनरल की लेजिस्लेटिव काउंसिल में विधायी और कार्यों के पृथक्करण की दिशा में महत्वपूर्ण परिवर्तन किया। 3, इसने गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया का पद पहली बार समाप्त कर दिया। डी, इसने भारत का शासन सीधे ब्रिटिश क्राउन को हस्तांतरित कर दिया। दोस्तों हमने पढ़ा था कि ब्रिटिश क्राउन को शासन गया था 1858 में। गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया का जो पद था ये मिला था 1833 में। एंड देन इसने गवर्नर जनरल की लेजिस्लेटिव काउंसिल में विधायी और कार्यकारी पृथक्करण की दिशा में महत्वपूर्ण परिवर्तन किया था। तो ये ट्रू है। ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में व्यापारिक एकाधिकार पूर्णतः समाप्त कर दिया गया था। तो ये 1833 में पूर्णतः समाप्त हो गया था और बहुत हद तक 1813 में कर दिया था केवल चाय चीन को छोड़ के। क्वेश्चन नंबर 21 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। लॉर्ड कैनिंग के कार्यकाल में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 लागू हुआ। इसी अवधि में इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 भी पारित होता है। और ऑप्शन 3 है, दोनों अधिनियम के लागू होने तक लॉर्ड कैनिंग ही गवर्नर जनरल या वायसराय के पद पर बने रहे। तो दोस्तों इसके स्टेटमेंट्स आपके सही तो तीनों ही है। वैसे लॉर्ड कैनिंग के कार्यकाल में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 आता है क्योंकि 1857 के विद्रोह के बाद भारत के प्रशासन में जो परिवर्तन हुए उसका सबसे महत्वपूर्ण ये भारत शासन अधिनियम 1858 रहा था। और इन्हीं की अवधि में इंडियन काउंसिल एक्ट 1867 आता है। 1867 में उसके बाद लॉर्ड कैनिंग ही गवर्नर जनरल और वायसराय के पद पर बने रहते हैं। तीनों ही ऑप्शन इसके ठीक है। 1861 का जो अधिनियम आया था उसका उद्देश्य क्या था? वायसराय की जो विधायी परिषद थी इसमें उसका पुनर्गठन होता है और कानून निर्माण की प्रक्रिया में कुछ गैर सरकारी सदस्यों को भी नामित करने का इसमें ऑप्शन आता है। क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित घटनाओं का सही काल अनुक्रम क्या है? ए, 1 इल्बर्ट बिल, भारतीय परिषद अधिनियम 1909, स्थानीय स्वशासन प्रस्ताव, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। दोस्तों इसके बारे में हम सही कालक्रम तभी लगा पाएंगे जब हमें इसका क्या पता हो क्रोनोलॉजिकली। तो सबसे पहले बात करते हैं इल्बर्ट बिल की। तो इल्बर्ट बिल को लेके आते हैं 1883 में लॉर्ड रिपन। उसके बाद भारत परिषद अधिनियम 1909, स्थानीय स्वशासन का प्रस्ताव लेकर आते हैं 1882 में लॉर्ड रिपन। दोस्तों इनको स्थानीय स्वशासन का क्या बोलते थे? जनक भी कहते हैं। स्थानीय स्वशासन का जनक भी बोला जाता है, ये भी आप ध्यान रखना। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो है ये 1878 में लेके आते हैं लॉर्ड लिटन। बाद में जब इस एक्ट का बहुत ज़्यादा प्रभाव बढ़ जाता है और बहुत भारतीय मतलब इसके खिलाफ बहुत कदम उठाते हैं, अपने विरोध प्रदर्शन होते हैं, बढ़ती हुई हिंसा को देख करके फिर लॉर्ड रिपन बाद में से 1882 में वापस बंद कर देते हैं इस लॉ को। तो इसके ऑप्शन सही है 4, 3, 1, 2। क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से किस वायसराय के समय स्थानीय स्वशासन को संस्थागत रूप प्रदान किया गया था? तो दोस्तों लॉर्ड रिपन के शासनकाल में जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट थे उनको एक संस्थागत रूप दिया जाता है। इनको इसीलिए भारत में स्थानीय स्वशासन का क्या बोलते हैं? जनक भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। लॉर्ड मेयो ने वित्तीय विकेंद्रीकरण की नीति प्रारंभ की। उनके कार्यकाल में प्रथम अखिल भारतीय जनगणना का प्रयास किया गया। उनकी हत्या अंडमान में हुई थी।
दोस्तों इसके ऑप्शंस तो चारों ही सही हैं, क्योंकि जो फाइनेंशियल डिसेंट्रलाइजेशन की नीति थी ये लॉर्ड मेयो लेकर के आते हैं। लॉर्ड मेयो 1869 से और 1872 तक अपने गवर्नर वायसराय के पद पे रहते हैं, और इन्होंने मिलके सबसे पहले तो ये वित्तीय विकेंद्रीकरण का नीति शुरू की। उसके बाद कुछ प्रशासनिक और वित्तीय विषयों भी प्रांतीय सरकारों को सौंपे थे, जिसके उपरांत सीमित संसाधनों का उपयोग हो सके। और हालांकि आगे चल के फिर इनकी जो ये फाइनेंशियल डिसेंट्रलाइजेशन था, इसे ही लॉर्ड रिपन ने और आगे बढ़ाते हैं। और दूसरा है अखिल भारतीय जनगणना का प्रयास। तो दोस्तों 1881 में पहली जनगणना होती है, प्रथम जनगणना। अब सवाल उठ रहा है होगा दिमाग में कि भाई लॉर्ड मेयो तो 1872 तक ही थे, लेकिन फिर 1881 में जो जनगणना थी ये किस तरह से हुई। तो 1872 में जब लॉर्ड मेयो पद पे थे तो उनके कार्यकाल में भारत की पहली अखिल भारतीय जनगणना का प्रयास किया जाता है। हालांकि ये पूर्णतः समन्वित और वैज्ञानिक जनगणना नहीं थी, लेकिन फिर भी इसको क्या मानते हैं, भारत की प्रथम अखिल भारतीय जनगणना को माना जाता है। और जो सफल जनगणना थी 1881 में लॉर्ड रिपन के शासनकाल में पूरी होती है। और दूसरा है उनकी हत्या अंडमान में हुई थी, तो ये स्टेटमेंट सही है। 1872 ईस्वी में जब अंडमान की जो पोर्ट ब्लेयर में स्थित सेलुलर जेल थी वहां पे निरीक्षण के लिए जाते हैं लॉर्ड मेयो, तो वहां एक अफगान कैदी थे शेर अली। शेर अली तो ये क्या करते हैं, वहां पे इनके ऊपर में हमला कर देते हैं और इनकी जिसके बाद इनकी क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। तो ऑप्शन तीनों ही ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। लॉर्ड लिटन वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, लॉर्ड रिपन इल्बर्ट बिल, लॉर्ड रिपन हंटर कमीशन। तो दोस्तों वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के साथ में नाम जुड़ा है लॉर्ड लिटन का, तो ऑप्शन सही है। देन लॉर्ड रिपन इल्बर्ट बिल, लॉर्ड रिपन लेकर के आते हैं। उसके बाद लॉर्ड रिपन हंटर आयोग, हंटर कमीशन या हंटर आयोग जो था ये भी लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में लाया जाता है। दोस्तों इल्बर्ट बिल के बारे में मैं बताऊं आपको, तो इल्बर्ट बिल जो था ये भारतीय जिला न्यायाधीशों को यूरोपीय नागरिक के मुकदमों की सुनवाई का अधिकार देता था। मतलब भारत में जो जिला न्यायाधीश थे वो यूरोप के जो नागरिक हैं उनके भी मुकदमों के अधिकार की सुनवाई जो है वो यहाँ कर सकते थे। और यूरोपीय समुदाय के तीव्र विरोध के कारण फिर इस विधेयक को क्या है वापस ले जाना पड़ा। लॉर्ड रिपन के काल में एक हंटर आयोग आता है जिसकी अध्यक्षता कौन करते हैं, सर विलियम हंटर। उनके नाम पे इसका नाम हंटर कमीशन रखा। और इस आयोग का उद्देश्य था भारत में जो प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा थी उसकी समीक्षा करना। ये भी पूछ लिया जाता है कि हंटर आयोग क्यों आया था या हंटर कमीशन जो था इसका क्या उद्देश्य था। तो दोस्तों प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा व्यवस्था का या की समीक्षा करना और सुधार करना। तो इसके ऑप्शंस भी तीनों ही सही हैं। क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित में से किस वायसराय के समय स्टैट्यूटरी सिविल सर्विसेज की अवधारणा प्रस्तुत की जाती है। तो दोस्तों लॉर्ड लिटन के शासनकाल में स्टैट्यूटरी सिविल सर्विसेज की अवधारणा को प्रस्तुत किया जाता है। इसमें था कि सीमित संख्या में जो योग्य भारतीय है उसके नामांकन को उच्च सिविल सेवाओं में प्रवेश दिया जाए, और इसके बाद में जो भारतीयों की बढ़ती मांगे थी उनको शांत करने का प्रयास करने के लिए ही इन्होंने ये एक मतलब लॉलीपॉप टाइप दिया था। क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। स्टेटमेंट 1 है वर्नाकुलर प्रेस एक्ट भारतीय भाषाओं के समाचार पत्रों पर लागू था। यह अंग्रेजी भाषा के समाचार पत्रों पर भी समान रूप से लागू था। इसके बाद लॉर्ड रिपन ने इसको निरस्त कर दिया। तो दोस्तों जो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट है ये 1878 में आता है और इसको लेकर के आते हैं लॉर्ड लिटन। लॉर्ड लिटन जब इसे लेके आते हैं उनका कहना था कि भारतीय प्रेस जो है मतलब भाषाएं उस पर ये सेंसर लगा देते थे, मतलब उन पर रोक लगा सकते थे, लेकिन अंग्रेजी भाषा पर ये लागू नहीं होता था। और बाद में लॉर्ड रिपन ने बढ़ते विवादों के कारण इसको बंद कर दिया था। क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित में से सही घटनाओं का कालानुक्रम बताएं। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट
तो 1878 में आया। हिल्बर्ट बिल 1882 में आया। हंटर कमीशन 1883 में आया। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट रिजोल्यूशन यानी कि जो स्थानीय स्वशासन था, स्थानीय स्वशासन कौन लेके आते हैं? 1882 में लेके आते हैं रिपन। ठीक है, तो अब इसके ऑप्शंस हैं 1, 4, 3 और 2। क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? ए लॉर्ड रिपन फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, बी लॉर्ड लिटन दिल्ली दरबार, सी लॉर्ड मेयो मायो कॉलेज, डी लॉर्ड कर्जन एल्बर्ट बिल। इसमें कुछ गड़बड़ कर दिया मैंने। हाँ, ये मैंने दोस्तों ये देखो मैंने यहाँ गड़बड़ कर दिया है। ये जो था ये स्टेटमेंट भी गलत कर दिया मैंने, दोबारा इसको करती हूँ। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो था 1878 में आया। एल्बर्ट बिल 1883 में आया। हंटर कमीशन 1882 में आया। और लोकल सेल्फ गवर्नमेंट जो थी या बोले तो स्थानीय स्वशासन 1882 में आया। ठीक है, अब सबसे पहले है वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आते हैं 1878, उसके बाद लोकल सेल्फ गवर्नमेंट रिजोल्यूशन 1882, फिर हंटर आयोग आया, इसके बाद आता है हंटर आयोग, देन आया एल्बर्ट बिल। अब पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो एल्बर्ट बिल किसके लिए दिया ना? लॉर्ड कर्जन के लिए, जबकि हमें पता है कि एल्बर्ट बिल कौन लेके आए थे? लॉर्ड रिपन लेकर के आए थे। क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1, लॉर्ड रिपन को भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है। 2, एल्बर्ट बिल विवाद उनके कार्यकाल में हुआ। 3, हंटर कमीशन का गठन भी उन्हीं के शासनकाल में हुआ था। तो ऑप्शन तीनों ही ठीक है। क्वेश्चन नंबर 31, लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल में इंडियन यूनिवर्सिटीज एक्ट 1904 पारित हुआ। एनिशिएंट मॉन्यूमेंट्स प्रिजर्वेशन एक्ट 1904 भी उनके ही कार्यकाल में पारित होता है। और बंगाल विभाजन उनके कार्यकाल की सबसे विवादास्पद घटना मानी जाती है। दोस्तों इसके भी ऑप्शन तीनों ही ठीक है, चूंकि जब लॉर्ड कर्जन का जो शासनकाल रहा उसके टाइम पे इन्होंने क्या किया, लॉर्ड कर्जन ने सबसे पहले तो उनके जो शासनकाल की सबसे विवादास्पद घटना थी ये 1905 का बंगाल विभाजन मानी जाती है। इनका शासनकाल रहता है 1899 से 1905 तक। ठीक है, 1899 से 1905 तक ये शासन करते हैं और इनके शासन में सबसे जो महत्वपूर्ण कुछ काम इन्होंने किए, सबसे पहला तो ये एनिशिएंट मॉन्यूमेंट प्रिजर्वेशन एक्ट 1904 लेके आते हैं और इंडियन यूनिवर्सिटीज एक्ट भी 1904 में पारित होता है। इसके साथ साथ इन्होंने बंगाल का पार्टीशन भी किया था। बंगाल का जो पार्टीशन था ये 16 अक्टूबर 1905 में इन्हीं के शासनकाल में किया, क्योंकि इनका क्या था, स्टेटमेंट था डिवाइड एंड रूल, मतलब फूट डालो और शासन करो की नीति अपनाते थे। क्वेश्चन नंबर 32, निम्नलिखित में से कौन सा सही कालक्रम है? इंडियन यूनिवर्सिटीज एक्ट 1904, पार्टीशन ऑफ बंगाल 1905 एंड मोरले मिंटो रिफॉर्म्स, जो मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स थे ये आए थे 1909 और ट्रांसफर ऑफ कैपिटल टू दिल्ली 1911 दिल्ली दरबार। तो इसको हमें क्रोनोलॉजिकली एडजस्ट करेंगे। इस समय पे जो वाइस राय थे ये थे लॉर्ड हार्डिंग और इनके समय पे जो थे लॉर्ड मिंटो और मॉर्ले जो थे ये तो क्या थे, सचिव, भारत सचिव के नाम से दिया था और ये तो है ही कर्जन के टाइम पे। इसका ऑप्शंस आते हैं 1, 2, 3 एंड 4। क्वेश्चन नंबर 33,
लॉर्ड कर्जन, पार्टीशन ऑफ बंगाल, लॉर्ड मिंटो टू, इंडियन काउंसिल एक्ट 1909, लॉर्ड हार्डिंग्स, राजधानी का दिल्ली स्थानांतरण। तो तीनों ही ऑप्शन इसके ये सही है। क्वेश्चन नंबर 34, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म ने पृथक निर्वाचक मंडल, सेपरेट इलेक्टोरेट की व्यवस्था की। यह व्यवस्था पहली बार मुसलमान लोगों के लिए की गई। यह सुधार लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल में लागू हुआ। तो दोस्तों, जो मार्ले मिंटो रिफॉर्म्स आए थे उसमें सबसे पहली बार सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली की बात की जाती है, जो है, और ये जो निर्वाचन था ये मुसलमान लोगों के लिए या मुस्लिम मतदाता के लिए लागू था। सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की शुरुआत इसी रिफॉर्म के बाद भारत में होती है। ठीक है, पृथक निर्वाचन पहली बार यहाँ पे मिलता है। और 1906 का जो शिमला डेपुटेशन या प्रतिनिधिमंडल के प्रभाव का ये परिणाम था, क्योंकि यहाँ पे मुस्लिम लीग ने क्या किया था, 1906 के शिमला सम्मेलन में अपनी इस मांगों को रखा था। और फिर मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स जो थे ये लॉर्ड कर्जन नहीं बल्कि लॉर्ड मॉन्टे के समय में आए थे, तो इसलिए स्टेटमेंट इसका गलत हो जाता है। तो स्टेटमेंट 1 और 2 ही सही है। क्वेश्चन नंबर 35, निम्नलिखित घटनाओं का सही काल अनुक्रम बताइए। तो दोस्तों, पार्टीशन ऑफ बंगाल जो थी ये 1905 में होती है, कर्जन के शासनकाल में। सूरत का जो विभाजन है ये आता है 1907 में। सूरत स्प्लिट इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का यहाँ पे 1907 में अधिवेशन होता है और ये 2 भागों में बट जाती है, नरमपंथी और गरमपंथी, जिनको कि हम लाल, बाल और पाल के नाम से जानते हैं। ये घटना भी बंगाल विभाजन के बाद ही होती है। उसके बाद आता है इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 या मार्ले मिंटो सुधार, जिसमें ये पृथक निर्वाचन की बात करते हैं। फिर 1911 में राजधानी का दिल्ली स्थानांतरण हो जाता है। तो स्टेटमेंट 1, 2, 3, 4। क्वेश्चन नंबर 36, निम्नलिखित में से किस वायसराय के कार्यकाल में प्रथम विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ? तो दोस्तों, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो थी ये कब हुई? 1905 से मिंटो का जो शासनकाल था ये रहा था 1905 से 1910। तो प्रथम विश्व युद्ध इस शासनकाल में नहीं हुआ था। उसके बाद है लॉर्ड हार्डिंग का शासनकाल रहता है 1910 से 1916 में, यानी कि जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर था ये प्रारंभ होता है 28 जुलाई 1914 को। तो ये किसके काल में शुरू होता है? लॉर्ड हार्डिंग के शासनकाल में ये युद्ध शुरू हो जाता है। और इस युद्ध के दौरान भारत से लाखों सैनिक और विशाल आर्थिक संसाधन कहाँ दिए गए थे? ब्रिटिश युद्ध में। हालांकि इसमें भारतीय नेताओं को आशा थी कि जब हम इस युद्ध में पार्टिसिपेट करेंगे तो जो ब्रिटिश सरकार है ये हमको संवैधानिक सुधार प्रदान करेगी या फिर हमें हमारी स्थिति वापस लौटा देगी। उसके बाद है लॉर्ड चेम्सफोर्ड। तो दोस्तों, लॉर्ड चेम्सफोर्ड का शासनकाल था 1916 से 1921 तक। तो इनके टाइम पे जो प्रथम विश्व युद्ध था ये समाप्त हो जाता है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 लागू होता है। लेकिन युद्ध का प्रारंभ इनके शासनकाल में नहीं माना जा सकता है। हाँ, अंत अगर पूछे तो हम चेम्सफोर्ड का नाम ले सकते हैं। ठीक है। और लॉर्ड रेडिंग का शासनकाल तो 1921 से 26 तक रहा। तो उस समय पे असहयोग आंदोलन की समाप्ति, चोरी कांड इत्यादि बहुत सारी चीजें हुई। बट बात की जा रही है प्रथम विश्व युद्ध की, तो ये 28 जुलाई 1914 में शुरू होता है लॉर्ड हार्डिंग के शासनकाल में। क्वेश्चन नंबर 37, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। स्टेटमेंट है, लॉर्ड चेम्सफोर्ड के समय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 लागू हुआ। इस अधिनियम के द्वारा प्रांतों में डायर की लागू की गई। इस अधिनियम ने केंद्रों में भी डायर की सिस्टम को लागू किया। नो, इसके ऑप्शंस दोनों ही ठीक है। तो गवर्नमेंट भारत शासन अधिनियम 1919 आता है। उस समय पे जो गवर्नर थे वो लॉर्ड चेम्सफोर्ड थे और उनके शासनकाल में ये भारत शासन अधिनियम आया। इसके तहत इन्होंने क्या किया कि जो प्रांत थे उसमें द्वैध शासन व्यवस्था को शुरू कर दिया था, यानी कि डायरकी सिस्टम प्रांतों में लागू कर दिया, लेकिन केंद्रों में ये लागू नहीं होता है। केंद्रों में होता है 1935 की भारत शासन अधिनियम में। क्वेश्चन नंबर है 38, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? लॉर्ड हार्डिंग, राजधानी दिल्ली स्थानांतरण, लॉर्ड चेम्सफोर्ड, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, लॉर्ड रीडिंग, चोरी घटना, लॉर्ड इरविन, बंगाल विभाजन। तो दोस्तों, बंगाल विभाजन का जो टाइम था वो किसमें था?
लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में था। ये सही सुमेलित नहीं है। निम्नलिखित कथनों घटनाओं का सही कालानुक्रम बताएं। जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919। उसके बाद आता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट यानी कि असहयोग आंदोलन, असहयोग आंदोलन आता है 1920 में। उसके बाद में है आपका चोरा चोरी कांड। तो चोरा चोरी घटना जो थी ये थी 1922 में। तो सबसे पहले क्या हुआ, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, देन 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड, फिर उसके बाद असहयोग आंदोलन और चोरा चोरी इंसिडेंट। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 40, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। साइमन कमीशन लॉर्ड इरविन के कार्यकाल में भारत आया। अच्छा दोस्तों, इसको पहले मैं आपको ये बताती हूँ। जलियांवाला बाग हत्याकांड जो है, जलियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में हम सभी पढ़ते हैं कि 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। लेकिन 13 अप्रैल 1919 को जो ये हत्याकांड हुआ, ये क्यों हुआ, इसके पीछे रीजन क्या थी? तो दोस्तों, इसके पीछे रीजन ये था कि साइमन कमीशन आता है, उसकी 1909 के अधिनियम की ये करने के लिए, नहीं सॉरी, साइमन कमीशन नहीं आता, क्या होता है, रोलेट एक्ट आता है। इसको क्या बोला था, बिना वकील, बिना दलील का एक्ट बोला जाता है इसको, क्योंकि इसमें क्या था, या फिर काला कानून के नाम से बोला जाता है। इसके तहत जो ब्रिटिश थे या ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, ये क्या कर सकती थी, किसी भी भारतीय को बिना किसी वारंट के, बिना किसी मुकदमे के, बिना किसी वकील के डायरेक्ट जेल में डाल सकती थी। और इसी एक्ट के थ्रू इन्होंने डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल को गिरफ्तार किया था अमृतसर से। तो उनकी गिरफ्तारी के विरोध में 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला जो बाग है, यहाँ पे एक सभा हो रही होती है और ये एक बैसाखी का दिन होता है। और इस दिन लोग अपने प्रिय नेताओं की रिहाई की मांग करने के लिए इस बाग में मतलब शांतिपूर्ण तरीके से इकट्ठे होते हैं। और चूंकि उस समय पे क्या था कि अमृतसर में मार्शल एक्ट या मार्शल लॉ लागू किया रखा था, तो जनरल डायर के आदेश पर यहाँ पे गोलियां चला दी जाती हैं। यानी कि ये जलियांवाला बाग जो हत्याकांड है, इसका संबंध है रॉलेट एक्ट के साथ में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। 40, साइमन कमीशन लॉर्ड इरविन के कार्यकाल में भारत आया। गांधी इरविन पैक्ट भी लॉर्ड इरविन के शासनकाल में हुआ। लॉर्ड इरविन के कार्यकाल में भारत आया। गांधी इरविन पैक्ट भी लॉर्ड इरविन के कार्यकाल में हुआ। प्रथम गोलमेज सम्मेलन लॉर्ड इरविन के कार्यकाल में आयोजित हुआ। तो दोस्तों, इसके स्टेटमेंट तीनों ही ठीक है, क्योंकि जो लॉर्ड इरविन थे, इनका शासनकाल था 1926 से 1931 तक। 1928 में साइमन कमीशन और गांधी इरविन पैक्ट जो है ये 5 मार्च 1931, प्रथम गोलमेज सम्मेलन भी इनके शासनकाल में ही होता है 1930 में। ठीक है, लॉर्ड इरविन। क्वेश्चन नंबर 41, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के अधिकांश प्रावधान लॉर्ड लिनलिथगो के कार्यकाल में लागू किए गए। 2, प्रांतीय स्वायत्तता यानी प्रोविंशियल ऑटोनॉमी के क्रियान्वयन भी इन्हीं के समय में हुआ। संघीय व्यवस्था भी पूर्ण रूप से लागू कर दी गई। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 जो है ये लॉर्ड लिनलिथगो के कार्यकाल में आता है। उसके बाद में इस अधिनियम ने ब्रिटिश भारत के जो संवैधानिक विकास था उसका सबसे बड़ा अधिनियम ये माना जाता है, क्योंकि इस एक्ट में बहुत सारी चीजें थी। भारत की स्वतंत्रता के बारे में भी था, उनकी संविधान सभा के बारे में था, किस तरह से आगे मतलब शासन रहने वाला है, इन चीजों के बारे में बहुत बहुत लंबा ये एक्ट माना जाता है। स्टेटमेंट 2 है कि प्रांतीय जो स्वायत्तता थी यानी कि प्रोविंशियल जो ऑटोनॉमी थी, इसको भी इसी वायसराय के टाइम पे लागू कर दिया। यानी कि इस एक्ट में ही इसकी बात की जाती है। जब 1919 का जब हमने एक्ट पढ़ा तो उसमें हमने देखा कि प्रांतों में द्वैध शासन व्यवस्था थी, लेकिन अब इसको क्या कर देते हैं, ये समाप्त कर देते हैं। और ये एकदम गलत है। संघीय व्यवस्था पूर्ण रूप से लागू कर दी गई, ये नहीं लागू की जाती है, बल्कि केंद्रों में द्वैध शासन व्यवस्था को लागू कर दिया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर
42 निम्नलिखित घटनाओं का सही काल अनुक्रम क्या है? ए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, प्रांतीय चुनाव, द्वितीय विश्व युद्ध का प्रारंभ और अगस्त प्रस्ताव। तो दोस्तों प्रांतीय चुनाव होते हैं 1937 में और सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट होती है 1939 में और जो आपके अगस्त प्रस्ताव थे ये आते हैं 1940 में। तो अब इनको क्रोनोलॉजिकली एडजस्ट करेंगे। तो सबसे पहले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, देन प्रांतीय चुनाव, द्वितीय विश्व युद्ध का प्रारंभ और 1940 का अगस्त प्रस्ताव। 1 2 3 4 अगस्त प्रस्ताव जो था इसमें क्या था कि भारतीय नेताओं को सहयोग देना था युद्ध के दौरान, लेकिन कांग्रेस ने इसको एक्सेप्ट नहीं किया और पूर्ण उत्तरदायी शासन का आश्वासन नहीं दे रही थी ब्रिटिश गवर्नमेंट, इसलिए ये इसको एक्सेप्ट ही नहीं करते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? ए लॉर्ड लिनलिथगो अगस्त ऑफ, डी लॉर्ड वेवेल सिमला कॉन्फ्रेंस, सी लॉर्ड माउंटबेटन इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट, डी लॉर्ड इरविन क्रिप्स मिशन। तो दोस्तों लॉर्ड इरविन क्रिप्स मिशन इसमें सही सुमेलित नहीं है। लॉर्ड लिनलिथगो के शासनकाल में 1940 में अगस्त प्रस्ताव आते हैं। उसके बाद जो सिमला सम्मेलन है ये 1945 में होता है, लॉर्ड वेवेल के शासनकाल में होता है, जिसमें क्या होता है कि मुस्लिम लीग और कांग्रेस के मतभेद के कारण ये सम्मेलन जो है असफल हो जाता है, क्योंकि इसमें मुस्लिम लीग क्या डिमांड कर रही होती है, अपनी अलग पाकिस्तान अलग राज्य की मांग कर रहे होते धर्म के आधार पे। और लॉर्ड माउंटबेटन का संबंध इंडिपेंडेंस एक्ट से था और लॉर्ड इरविन क्रिप्स से नहीं, बल्कि इनके टाइम पे क्रिप्स मिशन कब आते हैं भारत में? 1942 और उस समय कौन था? लॉर्ड लिनलिथगो ही भारत के वायसराय होते हैं। इरविन का शासनकाल तो 1931 में समाप्त हो जाता है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 44 की। क्रिप्स मिशन लॉर्ड लिनलिथगो के कार्यकाल में भारत आया, सही है। क्विट इंडिया मूवमेंट भी उन्हीं वायसराय के शासनकाल में शुरू होता है, तो ये भी ट्रू है। कैबिनेट मिशन भी उसी वायसराय के समय भारत आया था। तो दोस्तों कैबिनेट मिशन कब आता है भारत में? 1946 में। तो अभी देखना है कि 46 में क्या लिनलिथगो थे वायसराय? तो नहीं थे, उस समय कौन थे? वेवेल भारत के वायसराय थे जब कैबिनेट मिशन भारत आया 1946 में। ठीक है, तो इसके ऑप्शन 1 और 2 सही हैं। क्वेश्चन नंबर 45 निम्नलिखित घटनाओं को सही कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो सबसे पहले हुई है 1942 मार्च में कैबिनेट क्रिप्स मिशन, उसके बाद क्विट इंडिया मूवमेंट हुआ है अगस्त 1942, देन वेवेल प्लान हुआ है 1945 शिमला सम्मेलन और कैबिनेट मिशन आया है 1946 में। ठीक है, क्रिप्स मिशन की जो क्रिप्स मिशन 1942 मार्च में आते हैं। सिस्टरफोर्ड क्रिप्स की अध्यक्षता में भारत भेजा जाता है। इस मिशन ने क्या किया था कि प्रस्ताव दिया कि जब आप द्वितीय विश्व युद्ध में सपोर्ट करेंगे तो हम भारत को डोमिनियन स्टेट दे देंगे, लेकिन लीग और कांग्रेस दोनों ने इसको एक्सेप्ट नहीं किया। और क्विट इंडिया मूवमेंट भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत 8 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी जी करते हैं, जिसमें ये नारा देते हैं करो या मरो, डू एंड डाई, करो या मरो का नारा देते हैं। उसके बाद वेवेल प्लान 1945 यानी कि जो शिमला सम्मेलन हुआ था, शिमला कॉन्फ्रेंस जिसको बोलते हैं, इसमें कांग्रेस और मुस्लिम लीग के मतभेद के कारण भी सफल नहीं हुआ और इसी में लॉर्ड वेवेल ने अपना वेवेल प्लान को प्रस्तुत किया था। देन आता है कैबिनेट मिशन 1946। इसका उद्देश्य था सत्ता का जो हस्तांतरण होना है, अब कैसे कैसे होगा इसकी एक रूपरेखा तैयार करना था, यानी कि संविधान के निर्माण की व्यवस्था करना था। तो इसके सही ऑप्शन है इसका ए। क्वेश्चन नंबर 46 निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। लॉर्ड वेवेल के कार्यकाल में कैबिनेट मिशन भारत आया, शिमला कॉन्फ्रेंस भी उन्हीं के कार्यकाल में आयोजित की गई और इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 भी उनके कार्यकाल में पारित हुआ नहीं। तो इसका ऑप्शन 1 और 2 निम्नलिखित में से कौन सा सही काल क्रम है? तो इसके बारे में हम देखते हैं। कैबिनेट मिशन कब आता है? 1946 में आता है। ठीक है, और डायरेक्ट एक्शन डे 16 अगस्त 1946 को, ये किसका था? लीग का। और अंतरिम सरकार 2 सितंबर 1946 और माउंटबेटन प्लान आते हैं 3 जून 1947 को और कैबिनेट मिशन आते हैं 1946 में, मतलब मार्च में आते हैं। ठीक है, मार्च 1946 में कैबिनेट मिशन भारत आता है। उसके बाद 16 अगस्त 1946 को जो मुस्लिम लीग है ये डायरेक्ट एक्शन डे मनाती है और
प्रत्यक्ष कार्य दिवस मनाती है। मतलब इनका जिसके परिणाम स्वरूप क्या होता है कि कलकत्ता में बहुत ज्यादा भीषण दंगे होते हैं। ऐसे ग्रेट कलकत्ता क्लिंग्स के नाम से भी इस एक्शन डे को जाना जाता है। अंतरिम सरकार 2 सितंबर 1946 को गठित की जाती है, जिसके उपाध्यक्ष को पंडित जवाहरलाल नेहरू के उपाध्यक्ष में इसको गठित करते हैं। मुस्लिम लीग भी इसमें भाग जो ये अंतरिम सरकार बनती है इसमें मुस्लिम लीग भाग लेती है। ऑप्शन 4 में माउंटबेटन प्लान 3 जून 1947 को यह भारत के विभाजन की सत्ता हस्तांतरण की योजना को प्रस्तुत करता है, जिसके तहत इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 पारित होता है और 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद होता है, 2 टुकड़ों के बाद आजाद होता है। तो इसका ऑप्शन सही है ए। क्वेश्चन नंबर 48 है, लॉर्ड माउंटबेटन भारत के अंतिम वायसराय थे। वो स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल भी बने। वे भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल थे। तो इसके ऑप्शन केवल 1 और 2। कौन थे प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल? सी राजगोपालाचारी भारत के अंतिम गवर्नर जनरल या प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल माने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 49, कौन युग्म सही सुमेलित है? लॉर्ड माउंटबेटन ये तो भारत के प्रथम वायसराय तो थे ही नहीं, और स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल उल्टा कर दिया इनको। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बंगाल के थे। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। स्टेटमेंट 1, 1773 से 1833 तक गवर्नर जनरल का पद केवल बंगाल तक सीमित था। स्टेटमेंट 2, 1833 से 1858 तक गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया ईस्ट इंडिया कंपनी की ओर से भारत का सर्वोच्च अधिकारी था। स्टेटमेंट 3, 1858 से 1947 तक वही अधिकारी ब्रिटिश सम्राट के प्रतिनिधि के रूप में भी वायसराय कहलाते हैं। 26 जनवरी 1950 को गवर्नर जनरल का पद समाप्त होकर राष्ट्रपति का पद स्थिति में आता है। तो दोस्तों इसके सारे ही स्टेटमेंट ठीक हैं, 1, 2, 3 और 4। बाकी ये एक अपने आप में बहुत बड़ा डिटेल टॉपिक है, क्योंकि जितनी भी घटनाएं हुई सभी वायसराय गवर्नर जनरल के शासनकाल की रहती हैं। जो भी इंपॉर्टेंट डेट्स क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर्स में पूछने के लिए आ जाता है एग्जाम्स में, हम लोग ये करते हैं। तो मतलब हमें बेसिकली पता होना चाहिए कि कौन से गवर्नर या गवर्नर जनरल या वायसराय का शासनकाल कब से कब तक रहा, क्या क्या उनके उसमें घटनाएं हुई। तो दोस्तों इसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो तथ्य बेसिस मतलब फैक्ट बेसिस लेके आऊंगी, जिसमें हम क्वेश्चंस को डिस्कस नहीं करेंगे, सिर्फ इनके बारे में डिस्कस करेंगे। और फिर आप ये वीडियो यदि क्वेश्चन वाली दोबारा से देखेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, गुड बाय, टेक केयर।